ठीक है, तो बेटा हम लोग तो जस्ट रास्ता दिखाने वाले होते हैं, करने वाले तो बेटा आप हैं। ठीक है, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं आपको सब कुछ कर सकती हूँ, मैं आपको फैसिलिटेट कर सकती हूँ, मैं आपको बुक शॉपकीपर के नंबर्स दे सकती हूँ, मैं आपको ऑनलाइन बुक्स जो है वो शिफ्ट करवा सकती हूँ, आपके घर में शिफ्ट करा सकती हूँ, जितना मेरे से होगा मैं करूँगी। लेकिन फिर भी पढ़ना तो आपने। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स करते हैं अगर उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया जाए। और मैंने कहा ना, ताली बेटा दोनों हाथों से बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एकेडमी मेरी मेहनत से चल रही है, कभी भी नहीं। सबसे पहले बेटा अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स दिए हैं, बहुत ही अच्छे और ओबीडियंट स्टूडेंट दिए हैं, जो जिनको मैं कहती हूँ कि बेटा ये चीज़ ऐसे करनी है, वो वैसे कर देता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर फर्स्ट मंथ नहीं वो परफॉर्म कर पाते, दूसरे महीने भी नहीं परफॉर्म कर पाते, लेकिन फिर भी वो बेचारे लगे रहते हैं, तीसरे महीने जाके मुझे परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक खास करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने स्टूडेंट्स के दिलों में इतनी इज्जत डाली हुई है कि स्टूडेंट 2 महीने भी परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाते, वो ट्राई करते हैं कि नहीं हमने अपना बेस्ट देना है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोग मेरे पास भेजता है, ऐसे अच्छे बच्चे मेरे पास भेजता है कि जो मेरी मान जाते हैं। अदरवाइज ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, यू कैन लीव दिस एकेडमी एट एनी टाइम, इसमें कोई नाराजगी की बात तो नहीं है ना। लेकिन माशाल्लाह बेटा आप लोग जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसी परफॉर्मेंस को अब आपने अपनी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने लिखा है इन्ना माल उसरी युसरा। ठीक है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद। और आगे जाके अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या हमने तुम्हारे लिए हर मुश्किल आसान नहीं की। तो बेटा ये छोटी, ये एमए इंग्लिश लिटरेचर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का कुछ भी नहीं, दैट इज जस्ट एन एग्जाम एंड दैट्स ऑल। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में और बड़े बड़े मौके आने हैं, बड़े बड़े मौके आने हैं जिनको आपने सामने से फेस करना। तो बेटा ये बहुत छोटी सी चीज़ है, एमए इंग्लिश लिटरेचर। व्हेन यू विल, आप जब ये कर लोगे, कल को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, आपको खुद एहसास होगा कि वो जो दुनियावी एग्जाम्स थे, जो मैं एजुकेशनल एग्जाम्स दे के आई हूँ, पहली बात ये इनका प्रैक्टिकल लाइफ से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये चीज़ें जब आप इन टाइम करते हैं या बिफोर टाइम करते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं, आपकी स्पीड फास्ट करती हैं। तो सबसे पहले बेटा अपना टाइम मैनेज करें कि सबसे पहले आप लोगों ने अपनी नमाजें जो है ना 5 वक्त की बेटा वो पक्की कर लें। अगर चाहते हैं ना ज़िंदगी में बरकतें हों, फजीलतें हों, तो सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है ना अल्लाह ताला ने रखा है वो 5 वक्त की नमाज है। और उसमें उससे भी बड़ा वजीफ़ा पता है आपको, सही बताऊं, वो फजर की नमाज। क्योंकि हदीस में जो फजर का पाबंद है उसका जामिन अल्लाह, उसकी जमानत ही अल्लाह ने ले ली। ठीक है, तो वो ब्लेसिंग का टाइम होता है, वो बरकतों का टाइम होता है। जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठने के बेटा आदी होते हैं ना, उनको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होती मिलती हैं। तो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग उठने की, कोशिश करें सिलेबस को पॉप अप करने की। अर्ली मॉर्निंग उठना यानी कि सूरज की किरणें फूटने से पहले जाग जाना। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, बिफोर टाइम अपना सारा सिलेबस जो है उसको कवर करना है, और उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ टेस्ट भी देने हैं। अर्ली मॉर्निंग फजर का टाइम देखा ना, रात होती है उस टाइम, अभी सूरज की किरणें नहीं फूटी होती और हम जाग जाते हैं। तो सूरज की किरणों से पहले, फूटने से पहले जो लोग जाग जाते हैं वो फलाह पा जाते हैं। और सूरज की किरणों की फूटने के बाद जो लोग जागते हैं बेटा वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिन ही आधा मिलता है। ठीक है, तो वहां से अल्लाह ताला ने हमें एक चीज सिखाई कि भाई जागना है तो सूरज की किरणों के फूटने से पहले जागो, ताकि जब तक दिन का उजाला हो ना, तो तुम उस वक्त तक इस काबिल हो चुके हो, संभल चुके हो कि उस वक्त तक तुम्हारी आंखें खुली हुई हो और तुम्हें हर चीज पर सही नजर भी आएगी। ठीक हो गया? तो बेटा सूरज की किरणें अभी फूटी नहीं है, उससे पहले जाग जाए।
अगर लेट हो गए हैं तो देर आए दुरुस्त आए, ओके फाइन, ठीक है, लेकिन बेटा डिसअपॉइंट नहीं होना, यू हैव टू गो अहेड। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि सब मतलब इस तरह का होता है कि आप उसको, आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उसमें घबराने की क्या जरूरत है। आपके जो 3 मेन क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 मेन क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो उसी से मिला के आपका जो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसका आंसर बनता है और स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं। डोंट गो फॉर रट्टा सिस्टम, ठीक है, मेक एन आउटलाइन। अब आप डेली असाइनमेंट्स नहीं करेंगे क्योंकि असाइनमेंट्स बेटा ना करने का टाइम रह गया ना चेक करने का टाइम रह गया। जो स्टूडेंट्स मुझे वेरी फर्स्ट डे से ज्वाइन करते हैं बेटा, उनकी मैं एक एक चीज चेक कर रही होती हूँ, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है। अभी हमारे पास वो टाइम नहीं है, अब हमारा सिर्फ वीकेंड पे एक टेस्ट हुआ करेगा। आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, आप लोगों को जो डेली पढ़ाया जाएगा ना उसकी एक आउटलाइन बना दीजिएगा और हाइलाइटर्स यूज करें, और आप लोगों ने उन हाइलाइटर्स के थ्रू अपने बुक के ऊपर मार्क करना है, ताकि एग्जाम से पहले जब आप देखें ना तो आपको पता मैंने ये चीजें हाईलाइट की हैं, तो दीज आर द मेन पॉइंट्स। वो हाईलाइटेड चीजें आपको बड़ी काम आनी है, वो हाईलाइटेड चीजें दिमाग में रह जाती है, क्योंकि पूरा टेक्स्ट आप नहीं पी सकते, लेकिन जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो आपके जहन में रह जाती हैं। और इसी तरीके से जो आप लोगों ने पॉइंट्स अपने हाथों से लिखे होंगे ना बेटा, वो आपके जहन में रह जाएंगे। या फिर तीसरी चीज, ये जो आपने मेरी बातें सुनी हुई है ना, ये आपके जहन में रह जाती हैं, और यही चीजें, ये मेमोरी आपकी जाके एग्जामिनेशन हॉल में काम आनी है, बाकी सारा आपको भूल जाएगा, ठीक है। सो एक तो सेल्फ राइटिंग एनहांस करें, क्योंकि रट्टा आप नहीं लगा सकते, इंग्लिश लिटरेचर रट्टा है भी नहीं। इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली सेल्फ राइटिंग है। जब भी आपका वीकली टेस्ट होगा यू हैव टू गो फॉर द सेल्फ राइटिंग। सिर्फ पंजाब में और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में फ़र्क ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी का 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अगर 800 टू 1000 वर्ड्स हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के 1000 टू 1200 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है और इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। बाकी आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के भी बाज़ औक़ात कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन सरगोदा यूनिवर्सिटी को ऑब्जेक्टिव्स करने पड़ते हैं, वो उनके लिए एक मुश्किल टास्क है। तो बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स करते रहें, ठीक है। बुक्स आप लोगों को बता दी है, तो आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव्स करते रहिएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द क्रूसिबल इज अ प्ले अबाउट मोरल कंसाइन, ठीक है। क्रूसिबल जो है वो एक प्ले है अबाउट द मोरल कंसाइंस, फ्री विल एंड फेट, ठीक है। ये एक ऐसा प्ले है जो कि मोरल कंसाइंस के बारे में है, फ्री विल के बारे में है और फेट के बारे में है। इसको आपने डिस्कस करना है। अब मोरल कंसाइंस क्या होता है, जो कि जैसे हमने कल जो है जो हीरो था जॉन प्रॉक्टर था, उसका हमने कैरेक्टर पढ़ा था कि वो जो है एंट्रैप हो गया था एक सोसाइटी के अंदर, और उसका कंसाइंस बाज़ औक़ात होता है ना, हमारा कंसाइंस फंस के रह जाता है, बोलूं कि ना बोलूं, कहूं कि ना कहूं। तो सेम एज द केस कि एक जो है सोसाइटी के अंदर जब एक कंसाइंस जो है, एक हीरो जो है वो गुड और इवल के दरमियान फंस जाता है, उसको हम कहते हैं कि अब वो जो हीरो है वो इंट्रैप हो गया और वो मजबूर हो जाता है उस सोसाइटी के मातहत कोई काम करने पे, ठीक है। और ये जो क्रूसिबल है, क्योंकि ये अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड है, 20th सेंचुरी रिलेटेड एक ट्रेजेडी है, तो इसके अंदर जो है मॉडर्न मैन डिलेमा दिखाया गया है। मॉडर्न मैन डिलेमा हमेशा ये होता है कि वो सोसाइटी के अंदर इंट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो ही इंट्रैप्ड है ना सोसाइटी। अब यहाँ भी देखते हैं, और वो फिर फ्री विल और फेट दोनों के दरमियान वो क्या होता है, ये एक मॉरल कंसाइंस का एक प्ले है और उसके अंदर फ्री विल और फेट भी दिखाई गई है। फ्री विल क्या होती है, इंसान की अपनी मर्जी, और फेट क्या होती है, उसकी किस्मत। तो इंसान इंट्रैप होके रह जाता है फ्री विल और फेट के अंदर। और ट्रेजेडी के अंदर हमने जितनी भी अभी तक ट्रेजेडीज पढ़ी हैं वो हमेशा फ्री विल और फेट के ऊपर बनी हुई होती हैं, ठीक है। या तो उसके अंदर फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि ग्रीक्स का था, या फिर उसको वो सोफोक्लीजियन ट्रेजेडी होती है जिसको हम अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी कहते हैं, जिसके अंदर जो है
फेट और फ्री विल दोनों दिखाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन जब इस तरह से आता है ना, तो बेटा हमेशा देखें कि इसके कीवर्ड्स क्या हैं। यहाँ पे देखिए, मोरल कंसाइंस इज द फर्स्ट कीवर्ड। पहले तो आप क्रूसिबल के बारे में लिखेंगे, क्रूसिबल इज अ प्ले, ठीक है। द वेरी फर्स्ट कीवर्ड एज द क्रूसिबल इज अ प्ले, नंबर वन। देन वो क्या, किस चीज के बारे में, नंबर टू मोरल कंसाइंस के बारे में है, नंबर थ्री वो फ्री विल के बारे में है, एंड नंबर फोर वो फेट के बारे में है। अब ये चार कीवर्ड्स आप लोग एक साइड में लिखेंगे, अपने ही पेपर की जो सेकंड लास्ट आपकी होती है ना, लीप होती है, उसके ऊपर लिखेंगे। और वहां पे बैठ के आप क्रूसिबल इज अ प्ले, वो किस तरह का प्ले था, ट्रेजेडी था, 20वीं सेंचुरी से रिलेटेड था, मिलर ने उसके बारे में क्या लिखा था, मिलर कैसा ड्रामेटिस्ट था, ये क्रूसिबल इज अ प्ले अबाउट, ये उसका इंट्रो हो गया। फिर उसमें हीरो किस तरीके से या कैरेक्टर्स किस तरीके से या मिलर ने किस तरीके से कैरेक्टर्स को एंट्रैप उसने दिखाया है, कैरेक्टर्स को कि वो एंट्रैप हो जाते हैं इन मोरल कंसाइंस, फ्री विल और फेट के अंदर। ये तीन चीजें बेटा आप लोगों ने उसके अंदर दिखानी होती हैं कि वो किस तरीके से एंट्रैप, ठीक है। तो कल मोरल कंसाइंस कहाँ पे था कैरेक्टर्स का, उनकी फ्री विल कहाँ पे थी और उनकी फेट किधर थी, ये सारी चीजें आप यहाँ पे दिखाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, The Crucible is a play by Arthur Miller and it shows the importance of moral conscience, free will and fate. Keywords आगे very first introductory lesson जो होता है ना, introductory आप लोगों का जो पैराग्राफ होता है वो हमेशा रिलेट करना चाहिए आपके क्वेश्चन के साथ। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन होता है ना उससे रिलेट नहीं करते इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को, वो शुरू हो जाते हैं क्रूसिबल के बारे में लिखने। सबसे पहले आपने ये जो कीवर्ड्स हैं वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर डालने हैं ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि ये स्टूडेंट रट्टा मार के आ गया, ठीक है। उस दिन मैं टेस्ट चेक कर रही थी, क्वेश्चन था एक स्टूडेंट ने किया हुआ था, एज़रा मेनन का जो कैरेक्टर मैंने आप लोगों को दिया हुआ था उसमें एक स्टूडेंट को मतलब लिखा हुआ था एज़रा मेनन का कैरेक्टर, और उस स्टूडेंट ने सारा छापा हुआ था मास्क की टेक्निक। मास्क की टेक्निक किधर है, एज़रा मेनन का कैरेक्टर किधर है, बेटा ये वाली हरकतें आप लोगों ने नहीं करनी, यू हैव नो ऑप्शन फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, द क्रूसिबल इज अ प्ले बाय आर्थर मिलर एंड इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल कंसाइंस, फ्री विल एंड फेथ। दीज थिंग्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, दे डिटरमाइन आवर वेज ऑफ लाइफ। और ये जो थिंग्स हैं वो प्ले करती हैं इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ के अंदर भी, और ये हमारे वेज ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करती हैं। क्या तीन चीजें, कंसाइंस, फ्री विल और फेथ, ठीक है। ये हमारा एक जो है एक रोल है। लेकिन यहाँ पे बेटा आपने एक पैराग्राफ ऐड करना है कि क्रूसिबल वो किस तरह का ड्रामा था, ठीक है। क्रूसिबल का थोड़ा सा इंट्रो देना है, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ आप यहाँ पे देंगे, वो यहाँ पे मिसिंग है। जॉन प्रॉक्टर्स मोरल कंसाइंस कैन बी सीन इन द प्ले। He had a sexual relationship with Abigail in the past. When she was working as maid at their house. Later, when Elizabeth Proctor found out about their adultery, she sent away Abigail. John Proctor was guilty because of his act, but when witch trials began and people were being accused and killed because of witchcraft, he wanted to speak against Abigail and other girls. He wanted to expose their lies, but he was afraid that his relationship with Abigail will be exposed and he will be insulted by people, so he kept silence. But later on, when Abigail accused his wife of witchcraft and treason, his wife asked him to tell the court all truth, and he finally unveiled all the truth. John Manry says the attention of the playwright is on Proctor's morality. ठीक है, जॉन मॉनरी ने ये कहा था कि अटेंशन थी प्लेराइट की यानी कि मिलर की ऑन प्रॉक्टर मोरालिटी। जॉन प्रॉक्टर्स मोरल कंसाइंस फोर्स हिम टू प्ले हिज पार्ट। अब देखिए मोरल कंसाइंस की बात आ रही है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको मोरल कंसाइंस, ठीक है। आगे कीवर्ड, तो बेटा इसी तरीके से आप लोग जो है इन कीवर्ड्स को जो है बार बार जो है हाईलाइट करेंगे, ठीक है, कि मोरल कंसाइंस को उसने किस तरह कैसे दिखाया था। अब क्या होता है, अब मोरल कंसाइंस का फंक्शन स्टार्ट होता है कि उसका मोरल कंसाइंस उसको फोर्स करता है कि वो प्ले करे हिज पार्ट इन द
barbaric act of accusation and killing. He remained silent for a long time. He wanted to keep his name clean from any defame, but finally he decided to take action and play his role in the society. पहले वो चुप रहता है, खामोश रहता है. क्यों खामोश रहता है? उसको डर होता है कि भाई मेरी एक प्रेस्टीज है, मेरा एक नाम है, लोगों को लोग क्या कहेंगे अगर मैं इस तरह. लेकिन फाइनली उसका कंसाइंस ही होता है जो उसको मजबूर करता है कि वो जो है अब इस एक्ट में हिस्सा ले. अब जो है वो क्या करता है कि he asked Mary Wellen to tell the truth about Abigail and witchcraft, but she was a timid and weak-minded girl. डरपोक लड़की होती है मैरी जो थी. She could not bear the pressure of Abigail and did not say anything against them. वो अब एबिगेल का प्रेशर जो है वो नहीं बेयर कर पाती और वो कुछ भी अब उसके अगेंस्ट नहीं कहती. जॉन प्रॉक्टर was accused of witchcraft and treachery and finally was hanged for speaking against church and system. He once said, "It is the accuser always holy now." Sorry, is the accuser always holy now? Were they born in morning as clean as God's finger? कि ये जो इल्जाम लगाते हैं क्या वो हमेशा होली होते हैं? क्या वो मतलब ऐसे ही क्लीन होते हैं इन द मॉर्निंग एज गॉड्स फिंगर कि जैसे वो अभी पैदा हुए हों? I will tell you what's walking Salem when Jean's in Salem. और वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि सैलम में क्या हो रहा है. सैलम में जस्ट बदले की आग है और कुछ भी नहीं है. He was so proud of his morality. He was happy that he made a good decision by keeping his soul alive. और उसकी फ्री विल, उसका कंसाइंस ही होता है जो कि उसको फ्री विल जो है, उसकी फ्री विल जिसकी वजह से वो ये एक्ट करता है. पहले भी उसकी फ्री विल थी जब वो एबिगेल के साथ उसके बैड रिलेशन मतलब इलिसिट रिलेशंस थे, और वो भी उसकी फ्री विल थी जब उसकी बीवी के साथ उसका जो है एक ताल्लुक जो है वो बिल्कुल सर्द किस्म का था. और अब भी उसकी फ्री विल है जब वो जो है स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाता है और वो जो है उसका कंसाइंस उसको प्रेक करता है और फाइनली वो उसकी फ्री विल ही होती है जो उसको ये करने पे मजबूर करती है कि वो जो है अब सच को दे. तो फिर वो क्या कहता है? स्पिरिचुअल सक्सेस इज द अल्टीमेट सक्सेस. जॉन प्रॉक्टर sacrificed his life but he saved his soul. It was the victory of his morality and soul. Free will is also very important. अब हमने उसका कंसाइंस जो है बेटा उसको डिस्कस कर लिया कि अगर हम उसके कंसाइंस की बात करें तो उसका कंसाइंस किस तरीके से उसको मजबूर करता है एंड फाइनली ट्रुथ को रिवील करता है. लेकिन ये और बात है एंड पे वो हैंग हो जाता है. Now what is the function of free will in the life of the protagonist John Proctor? अब हम वो देखेंगे. और इसी तरीके से बेटा आप क्वेश्चन को अगर 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें बहुत अच्छा आंसर बन जाता है. Free will is also very important in this play. John Proctor uses free will in positive way. Abigail was also free to take the good or bad path, but she decided to take the evil path. ठीक है, एबिगेल की भी फ्री विल थी जो कि ये उसकी फ्री विल थी जो कि उसको गुड या बैड पाथ तक लेके जा सकती थी, लेकिन वो कहाँ किस तरफ जाती है? वो इवल पाथ की तरफ जाती है. There is a battle between good and evil in the world and also in the Salem. Reverend Perez is a man who only thinks about his reputation and authority and does not care about the religious teaching and his role as a church minister. He knows the truth of dancing girls and witchcraft, but he decided, यहाँ पे he decided लिखिएगा बेटा क्योंकि पीछे जो है अच्छा ठीक है इस यूज हो रहा था. He knows the truth of dancing girls. वो जानता था कि वो जानता है कि भाई डांसिंग गर्ल्स जो है उनके बारे में, लेकिन एंड विच क्राउड, लेकिन वो क्या डिसाइड करता है कि वो उनके बारे में नहीं बताएगा. ही टेक्स पार्ट इन द एक्यूजेशंस एंड किलिंग. और वो किस में पार्ट लेता है, किस चीज में पार्ट करता है, अपना हिस्सा किस में डालता है? एक्यूजेशंस और किलिंग्स में. यानी कि वो भी ट्रुथ को रिवील नहीं करता. सिर्फ क्यों? क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन को बचाना चाहता था. Putnam family took revenge from Francis Nurse because of their personal conflict. Rebecca Nurse was also accused of witchcraft. Dancing girls accused many others just to save their skin and clear their names. They blamed Tituba that she asked them to do so.
Abigail used this trial against Elizabeth, and she was also accused of witchcraft because there was found a doll in house which Mary Warren gave her. ठीक है, वो जो डांसिंग गर्ल्स होती हैं वो भी बहुत सारे और लोगों को एक्यूज कर देती हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें और अपना नाम जो है क्लियर देयर नेम्स, दे ब्लेम टेटुबा एंड शी आस्क्ड देम टू डू सो। इसी तरीके से एबिगेल जो है वो भी डिफरेंट यूज करती है ट्रायल्स को अगेंस्ट एलिजाबेथ और वो एक्यूज कर देती है उसको एलिजाबेथ को कि वो भी एक कोई जादू काला जादू करती है बिकॉज उनके घर में एक जो है डॉल मिली थी जो कि मैरी वेरन ने उसको दी थी। फिर उसके बाद जो है ये तो हो गई तमाम कैरेक्टर्स की फ्री विल होगी। फेट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस ड्रामा के अंदर बिकॉज नो वन कुड अवॉइड फेट, कोई भी फेट को अवॉइड नहीं कर सकता। जॉन प्रॉक्टर डिसाइडेड टू स्पीक ट्रुथ एंड स्टैंड अगेंस्ट judge, so was destined to be hanged. Destiny and fate are so crucial in our lives. We are free to choose, but we are not free from consequences of our choice. ठीक है, हम फ्री तो हैं कि हम चूज करते हैं, यानी कि हम कुछ हम जो भी करें हम फ्री हैं कि हम हमारी क्या चॉइस होनी चाहिए, लेकिन उस चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बेटा हम बच नहीं सकते। जैसे मैं कहती हूँ ना कि हमारे पैशंस होते हैं लेकिन बास पैशंस ऐसे होते हैं कि वो हमें लेने के देने पड़ जाते हैं, यानी कि हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद होती है। तो हम फ्री टू चूज तो हैं लेकिन नॉट फ्री फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन चॉइस। हमारी जो भी चॉइस है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से हम नहीं बच सकते। Same is the case with the John Proctor. He chose to keep his soul pure and clean, but he could not save himself from the outcome of the choice. He was hanged for the sin he did not commit. He talks about himself. I do think I see some shred of goodness in John Proctor. और वो जो है अपने ही बारे में बात करता है और वो कहता है I do think I see some shred of goodness in Proctor. अपने ही बारे में कहता है कि भाई मैंने कुछ shred of goodness John Proctor में देखी। He saved his soul by sacrificing his body. Frances Nurse was destined to be killed in personal revenge. Rebecca Nurse was also the prey of fate. Giles Corey and Martha Corey were also destined to be accused of witchcraft and treachery. Miller says about the play, my central impulse at all was not social but interior psychological question. वो कहता है कि मेरा सेंट्रल इम्पल्स जो था ना वो एट ऑल वो सिर्फ वो सोशल नहीं था बल्कि इंटीरियर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन था। वी कैन कंक्लूड दैट फेट, फ्री विल एंड मोरल कंसाइंस played an important role in the play, and this play shows Miller psychological insight of humans। ठीक है, और ये जो है प्ले जो है वो शो करता मिलर के साइकोलॉजिकल इनसाइट ऑफ ह्यूमन।